हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, अब तक जितना हमने क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हो गया बिल रिटेन, बिल डिस्काउंट, बिल एंडोर्स एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये जो है वो आपके क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया। ओके, आपका क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट बिल, ओके, फर्स्ट बिल जो किसी केस के साथ एंगेज होगा, फिर वो डिसऑनर्ड हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद न्यू बिल क्रिएट किया जाएगा और वो बाद में ऑनर्ड हो जाएगा। ओके, अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, आपको समझ जाएगा। ओके, तो अब आज के लेक्चर में क्या देखने वाले? इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। ओके, बट उससे पहले अब तक हमने जितने भी केसेस देखे थे वो आप एक बार देख लीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, और आज हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज को रिवाइज करने वाले हैं। तो पहले हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं कुछ ड्रॉवर के इंपॉर्टेंट एंट्रीज एंड ड्रॉई के इंपॉर्टेंट एंट्रीज। अब ये आप इजीली कैसे याद रख सकते हो, ओके, वो भी हम देखेंगे। जैसे कि देखिए, ड्रॉवर्स इंपॉर्टेंट एंट्रीज। ड्रॉवर में जैसे चार केसेस है: बिल रिटेन, बिल डिस्काउंट विद बैंक, बिल एंडोर्स एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो केस मतलब वो बिल के साथ ड्रॉवर क्या करता है। बिल रिटेन में तो कुछ नहीं करता, वो अपने पास ही रखता है। बिल डिस्काउंट में वो बिल बैंक को दे देता है। तो यहाँ पे एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। एंडोर्स में एंडोर्स को दे देता है, तो एंडोर्स टू बिल रिसीवेबल। और बैंक फॉर कलेक्शन में वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को दे देता है। तो यहाँ पे एंट्री होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस कीजिए, ये तीनों केसेस में बिल ड्रॉवर के पास से गया, जा रहा है। कोई भी केस हो, मतलब तीनों में से कोई भी केस हो, एक बात तो कंफर्म है कि बिल गोज आउट। तो आप अच्छे से याद रख सकते हो कि कोई भी केस का एंट्री हो, ईदर इट्स अ डिस्काउंट, एंडोर्स और सेंड फॉर कलेक्शन, बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा। देखिए ट्रिक है, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। क्लियर? और डेबिट में क्या होगा? अगर बिल डिस्काउंट किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। एंडोर्स किया है, एंडोर्स अकाउंट डेबिट। सेंड फॉर कलेक्शन हुआ है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। क्लियर है? ओके, अब अगला स्टेप देखते हैं, ऑनर्ड। अगर इन केसेस में ऑनर्ड होता है तो ठीक से सुनिए, डिस्काउंट में बिल बैंक को दे देता है ड्रॉवर और उसके बदले में पैसा ले लेता है। इसका मतलब ओनरशिप चेंज हो गया बैंक के पास। क्लियर है? ये तो बात हमने पहले ही देखी थी कि ओनरशिप क्या हो गया, चेंज हो गया। अब वो ओनरशिप किसके पास चला गया? बैंक के पास चला गया। एंडोर्स में क्या हुआ था? एंडोर्स ही पैसे लेने आया था, वो बोलता है मेरे पास, ड्रॉवर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप ये बिल ले लो और अपना उधारी क्लियर समझो। तो इसका मतलब वो बिल एंडोर्सी के नाम पे कर दिया। तो यहाँ पे भी बिल का ओनरशिप चेंज हुआ। अब वो ओनरशिप किसके पास चला गया? एंडोर्सी के पास। तो अगर बिल ऑनर्ड होता है तो इन दो केसेस में एंट्री नहीं आएगी। ओके, अगर बिल ऑनर्ड होता है तो डिस्काउंट और एंडोर्स केस में एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ओनर उसका ड्रॉवर नहीं है। रिटेन और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आएगा एंट्री। ओके, तो क्या होगा एंट्री रिटेन में? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आए, बैंक चार्जेस, बैंक कुछ चार्जेस कट करेगा, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्लियर है? समझ में आया? ऑनर्ड तक सिंपल था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिसऑनर्ड का एंट्री तो आएगा ही आएगा। मे बी हर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं होगा। ओके, हर क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस नहीं होता है। ओके, बट डिसऑनर्ड तो हर क्वेश्चन में होगा। क्लियर है? तो डिसऑनर्ड का एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है?
तो देखिए अब तक जो हमने केसेस देखे थे उसमें हमने देखा कि डिसऑनर्ड कब होता है, जब ड्रॉई पैसे नहीं देता, है ना, ड्रॉई पैसे नहीं देता बिल का, तो बिल डिसऑनर्ड होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब कोई भी केस उठा के आप देख लो पिछले 3 या 4 वीडियो लेक्चर्स में, उसमें क्या हुआ है, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिया तो ड्रॉई से पैसा लेने का बाकी है, ये बात तो कंफर्म। बिल का पैसा ड्रॉई ने नहीं दिया, इसका मतलब हम ड्रॉई को छोड़ दे क्या? नहीं, ड्रॉई से पैसा लेने का बाकी है, तो इसलिए ड्रॉई हमेशा अपना डेटर बन जाता है। तो देखिए हर केस में ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना है ये एंट्री डिसऑनर्ड का। ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। तो पहला पॉइंट याद रखिए, डिसऑनर्ड की एंट्री में हमेशा डेबिट ड्रॉई होता है। क्या बोला मैंने? डिसऑनर के एंट्री में हमेशा डेबिट कौन होगा? ड्रॉई। अब जब बिल डिस्काउंट होता है तो बिल किसके पास होता है? जब बिल डिस्काउंट किया जाता है तब बिल किसके पास होता है? बैंक के पास। तो टू बैंक अकाउंट, समझ रहे हो? डिस्काउंट होता है तो बिल किसके पास होता है? बैंक के पास, तो टू बैंक अकाउंट। देखिए आप एंट्री बाय लॉजिक याद रखो या बाय मैजिक याद रखो। ओके, आई प्रेफर लॉजिक से याद रखना। ओके, अब यहाँ पे मैं मैजिक बताने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एंट्रीज याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, क्लियर है? मैं तो बोलता हूँ कि लॉजिक से ही याद रखिए, क्योंकि आपको उसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता होता है। आगे जाके अगर किसी ने पूछा कि भाई ये एंट्री कैसे किया, तो मेरा नाक मत काट देना। ओके, कि हमने विजय सर से पढ़ा कि उन्होंने ऐसे शॉर्टकट में बता दिया था। ओके, बाय लॉजिकली याद रखना। क्लियर है? तो ड्रॉई अकाउंट ऑलवेज डेबिट। क्लियर है? ये मैं मैजिक बता रहा हूँ आपको। ड्रॉई अकाउंट ऑलवेज डेबिट। डिस्काउंट में बिल किसके पास था? बैंक के पास, इसलिए टू बैंक। एंडोर्स में बिल किसके पास था? एंडोर्सी, तो टू एंडोर्सी। बिल सेंड फॉर कलेक्शन में बिल किसके पास था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। हम बैंक की जगह पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखते थे। ओके, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा ये। ओके, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और रिटेन में बिल ड्रॉवर के खुद के पास होता है, तो यहाँ पे हम ड्रॉवर का खुद का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है? समझ में आया क्या शॉर्टकट बनाया हमने? ठीक से सुनिए। ओके, ट्रिक डिसऑनर्ड का एंट्री में ऑलवेज डेबिट ड्रॉई, ऑलवेज डेबिट ड्रॉई। टू बिल जिसके पास है उसका नाम। समझ में आया? टू बिल जिसके पास है उसका नाम। डिस्काउंट में बिल बैंक के पास, बैंक अकाउंट। एंडोर्सी में बिल एंडोर्सी के पास, एंडोर्सी अकाउंट। सेंड फॉर कलेक्शन में बिल बैंक, यानी बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास। तो इसलिए हमने जो बिल लेके गया था उसका नाम लिखा। क्लियर है? बट यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे क्योंकि बिल खुद ड्रॉवर के पास होता है। समझ में आया डिसऑनर्ड का एंट्री? लॉजिक के साथ तो हमने हर लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया ही है, अब विद मैजिक मैंने बताया। ओके, ऑलवेज डेबिट ड्रॉई, टू बिल जिसके पास है उसका नाम। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस भी अगर आपको याद होगा, आपने हर लेक्चर में देखा है, ड्रॉवर बोलता है कि मैं ये पैसा ड्रॉई से रिकवर करूंगा, तो ड्रॉई से ये पैसा लेने का बाकी था, तो यहाँ पे भी ड्रॉई फिर से डेटर बन गया, है ना? तो हमेशा डेबिट। देखो यहाँ पे भी ड्रॉई 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 ड्रॉई। ओके, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट। क्लियर? ओके, अब नोटरी ऑफिसर क्या पूछता था? हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बिल का होल्डर कौन है? तो होल्डर यानी ओनर, ओनर पैसे पे करता था। रिटेन में ओनर खुद ड्रॉवर था, इसलिए टू कैश। बिल डिस्काउंट में बिल का ओनर बैंक था, इसलिए टू बैंक। एंडोर्सी में, सॉरी एंडोर्स केस में ओनर एंडोर्सी हो गया था, तो एंडोर्सी। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ड्रॉवर ही ओनर था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ड्रॉवर ही ओनर था, तो इसलिए यहाँ पे भी उसी के जेब से पैसे गए, तो टू कैश। क्लियर है? रिटेन एंड बिल सेंड फॉर कलेक्शन में ड्रॉवर खुद ओनर होता है, इसलिए क्रेडिट में आएगा टू कैश। कैश और बैंक भी आ सकता है। ओके, चेक कर लेना क्वेश्चन में, बाय पेड बाय अगर चेक दिया होगा तो बैंक आएगा।
ओके, डिस्काउंट में बिल का ओनर बैंक, तो टू बैंक, एंडोर्सी में बिल का ओनर एंडोर्सी, तो टू एंडोर्सी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े। तो यहाँ पे ड्रॉवर के अब तक के जो जर्नल एंट्रीज थे, इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, ओके, वो यहाँ तक हमने देखे। अब ड्रॉई के इंपॉर्टेंट एंट्रीज, ड्रॉई के इंपॉर्टेंट एंट्रीज कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ड्रॉई के बुक में एंट्रीज चेंज नहीं होते हैं। अब तक आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ड्रॉई के बुक में एंट्रीज चेंज नहीं होते। ओके, तो ड्रॉई के बुक में इंपॉर्टेंट एंट्रीज ऑनर, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस। क्यों? क्योंकि ड्रॉई के बुक में केस का तो एंट्री होता ही नहीं है ना। ड्रॉई को क्या लेना देना है? ड्रॉवर तू बिल किसी को भी दे, ड्यू डेट पे जिसके हाथ में बिल होगा मैं उसको पेमेंट दूंगा, ऐसे ड्रॉई ने बोला था, है ना। तो केस का तो एंट्री ड्रॉई के बुक में नहीं होगा। अब ऑनर, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस, इन तीनों का एंट्री ड्रॉई के बुक में कैसे होता है देखिए। सबसे पहले ऑनर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ओके, बिल्स पेएबल मतलब उसकी लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई, तो बिल्स पेएबल डेबिट टू कैश और बैंक। डिसऑनर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यहाँ पे भी बिल्स पेएबल वाली लायबिलिटी खत्म हो गई बट उसको अभी भी पैसा देना है, तो ड्रॉवर बिकेम अ क्रेडिटर, तो इसलिए यहाँ पे टू ड्रॉवर क्रेडिट कर दिया। एंड नोटिंग चार्जेस, घूम फिर के फाइनली नोटिंग चार्जेस का पैसा ड्रॉई ही पे करने वाला है, इसलिए नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, क्योंकि अभी तक पे नहीं किया, पे करने वाला है, तो मतलब ये भी पैसा उसको देना है। क्लियर है? ओके, एक ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन, इनिशियली, सुनिए क्या बोल रहा हूं, इनिशियली नोटिंग चार्जेस पेड बाय डैश डैश डैश। ओके, तो इनिशियली नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? इनिशियली मतलब पहले, जब ऑफिसर पूछता है, क्या पूछा था, हु इज अ होल्डर ऑफ द बिल, तो याद रखना इसका आंसर है होल्डर। ओके, इसके बाद कॉमा, अल्टीमेटली बॉर्न बाय डैश डैश डैश, अल्टीमेटली बॉर्न बाय डैश डैश डैश, तो बॉर्न अल्टीमेटली वो किसको पे करना पड़ता है? घूम फिर के वो सब, मतलब घूम फिर के वो नोटिंग चार्जेस का पैसा फाइनली जाके ड्रॉई को ही पे करना पड़ता है। ओके, क्लियर है? मतलब अब अगर आपको याद होगा, एंडोर्सी ने पे किया, एंडोर्सी ड्रॉवर से लेगा, ड्रॉवर ड्रॉई से लेगा। डिस्काउंट में बैंक ने ड्रॉवर के अकाउंट से लिया, ड्रॉवर बोलेगा मैं ड्रॉई से ले लूंगा, तो हर बार ड्रॉवर ये बोलता था कि मैं ड्रॉई से नोटिंग चार्जेस का पैसा ले लूंगा। क्लियर है? इसलिए फाइनली जाके पे किसको करना पड़ा? ड्रॉई। ओके, तो ऑब्जेक्टिव पूरा सुनिए कैसे होता है। इनिशियली नोटिंग चार्जेस पेड बाय होल्डर ऑफ द बिल, अल्टीमेटली बॉर्न बाय ड्रॉई। ओके, क्लियर है? तो अल्टीमेटली बॉर्न बाय ड्रॉई मतलब फाइनली एक्सपेंस वो ड्रॉई का ही होगा, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। क्लियर है? यहां तक हमने देखे इंपॉर्टेंट एंट्रीज। आप इसका वीडियो पॉज करके चाहिए तो आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपने पहले लिखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक ही पेज पे अगर आपको चाहिए ये सारे एंट्रीज तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल के बारे में। ओके, अब ये ठीक से समझिए पॉइंट क्या है। जब बिल डिसऑनर्ड होता है तो ड्रॉई ड्रॉवर के पास आता है और कहता है कि प्लीज रिन्यू बिल फॉर फर्दर 2 months। ओके, जब बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उसके बाद की स्टोरी है। ओके, अपना ड्रॉई, ओके, ड्रॉवर के पास आता है, मिस्टर श्याम विराज, है ना, तो ड्रॉई ड्रॉवर को बोलता है कि प्लीज रिन्यू द बिल फॉर फर्दर 2 months, मतलब अगले 2 महीने के लिए आप एक काम कीजिए, बिल को एक्सटेंड कर दीजिए, नया बिल बना दीजिए। ओके, पर अब ड्रॉवर बोलता है कि मैं कंडीशन पे बिल आगे एक्सटेंड करूंगा, न्यू बिल बनाऊंगा। ओके, जैसे कि हमने देखा था कि 1 लाख रुपए का बिल था। ओके, तो वो 2 कंडीशन ड्रॉवर रख सकता है। अब दोनों में से क्वेश्चन में कौन सा होगा वो अभी हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया होगा। ओके, पहला कि ड्रॉवर जो पूरा का पूरा 1 लाख का अमाउंट है उसका न्यू बिल बनाएगा। ओके, पूरा जो 1 लाख है
ओके, उसका न्यू बिल बनाया ₹1 लाख का। क्लियर है? बिल का फॉर्मेट तो आपको पता है। ओके, बिल के फॉर्मेट में नया बिल बनाया ₹1 लाख का। क्लियर है? बट अब मुझे बताओ कि ऑलरेडी 3 महीने का पीरियड तो ड्रॉई ने ले लिया था पहला बिल पेमेंट के लिए। अब वो पे नहीं कर सकता, इसलिए वो बोल रहा है कि अभी दूसरा बिल बनाओ अगले 2 महीने के लिए। कि इसका मतलब और भी 2 महीने हमें वेट करना पड़ेगा। तो इस 2 महीने के लिए ड्रॉवर ड्रॉई से इंटरेस्ट लेगा। ओके, इंटरेस्ट लेगा। तो ये इंटरेस्ट ₹1000 एज्यूम करते हैं। ओके, ये ड्रॉई से लेगा। तो इसका मतलब न्यू बिल जो बनेगा वो टोटल अमाउंट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 1000 का बनेगा। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट? ओके, तो जो न्यू बिल बनेगा कितने का? 1,01,000 रुपीज का बनेगा। ओके, अब आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। दूसरा कंडीशन क्या है? ड्रॉई बोलता है प्लीज अगले 2 महीने के लिए नया बिल बना दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, अभी बिल डिसऑनर हो चुका है। ड्रॉई बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे अभी 1 लाख रुपए नहीं दे सकते, तो मुझे अभी 40,000 रुपीज दे दो। तो उसको हम कहेंगे पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट। ओके, 40,000 अभी मुझे पार्ट पेमेंट दे दो। क्लियर है? जो बाकी बचा उसका मैं नया बिल बना दूंगा। ओके, जो बाकी बचा उसका मैं नया बिल बना दूंगा। तो इसका मतलब न्यू बिल कितने का बनेगा? 60,000। क्लियर है? कुछ डाउट यहां तक? अब आप पूछोगे सर इसके साथ इंटरेस्ट नहीं आएगा क्या? तो जरूर आएगा। ओके, इंटरेस्ट 1000 रुपीज। अब यहाँ पे ठीक से बात समझ। अब यहाँ पे ड्रॉई ने 2 पार्ट में पेमेंट देगा। ड्रॉई सबसे पहले तो 40,000 और दूसरा 60,000। तो ये 1000 रुपीज जो इंटरेस्ट है वो किसके साथ देगा? ओके, तो अब मुझे बताओ, एक मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि आज एक सपोज डेट है 10th अप्रैल। 10th अप्रैल को बिल डिसऑनर हो गया। ओके, ड्रॉई से पार्ट पेमेंट 40,000 लेने में कितना टाइम जाएगा? हाँ, कितना टाइम जाएगा? 2-3 दिन जाएंगे क्या? नहीं, सेम डे पे 40,000 ले लिया ड्रॉई से। बोला 40,000 दे दो। हाँ चल दे दे, चलो 40,000 रख लिया ड्रॉवर ने अपने जेब में। तो ये 40,000 वाला जो अमाउंट का जो भी जर्नल एंट्री आएगा वो डिसऑनर के डेट पे ही होगा। क्लियर? इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट, कैलकुलेटर निकाला? आपको कैलकुलेट यूज करना नहीं है, समझ गया ना? ओके, तो ड्रॉवर ने कैलकुलेट किया 1000 रुपीज। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कितना टाइम लगा? 2 मिनट। तो ये भी सेम डे पे ही होगा जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ है। ओके, न्यू बिल 60,000 का प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? न्यू बिल का फॉर्मेट तो आपने देखा है ना, आपको कितना टाइम लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट। ओके, 15 मिनट पकड़ के चलो। तो न्यू बिल ड्रॉ करने के लिए 15 मिनट का टाइम। तो ये भी सेम डे पे ही होगा। समझ रहे मेरी बात? तो पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, न्यू बिल एंड बिल डिसऑनर, ये सारे जर्नल एंट्रीज एक ही दिन पे होने वाले हैं, ये याद रखना। क्लियर है? अब हम आते हैं कि ये इंटरेस्ट किसके साथ जाएगा। तो ठीक से समझो क्या हुआ यहाँ पे। ड्रॉवर ने 40,000 रुपीज लिए ड्रॉई से, इंटरेस्ट बताया उसको 1,000 रुपीज। अभी ड्रॉई ने क्या किया, जेब में देखा, अरे 1,000 है 1,000 है। तो 1,000 वो पार्ट पेमेंट के साथ भी दे सकता है, या फिर बोलेगा अरे यार अभी तो 1,000 नहीं है मेरे पास इंटरेस्ट का, तो एक काम कर दे, ये इंटरेस्ट का 1,000 तू न्यू बिल के अमाउंट में ऐड कर दे। तो इसका मतलब ये 1,000 न्यू बिल के अमाउंट में भी ऐड हो सकता है। तो इसका मतलब न्यू बिल कितने का बनेगा? 61,000। ओके, किसी एक के साथ ही जाएगा, दोनों के साथ नहीं जाएगा। ओके, एक तो पार्ट पेमेंट 41,000 हो सकता है विद इंटरेस्ट, या फिर न्यू बिल 61,000 हो सकता है विद इंटरेस्ट। क्लियर है? तो इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ भी जा सकता है, न्यू बिल के साथ भी जा सकता है। यहां पे इस कंडीशन में तो कोई ऐसा ऑप्शन था ही नहीं,
यहाँ पे कंपलसरी न्यू बिल के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है? कुछ डाउट यहाँ तक? ठीक से सुनिए, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि ये 1000 रुपीज पार्ट पेमेंट के साथ भी जा सकता है, अगर पॉसिबल हुआ ड्रॉई को तो वो पार्ट पेमेंट के साथ भी दे सकता है, और अगर नहीं पॉसिबल है तो वो न्यू बिल के अमाउंट में भी ऐड कर सकता है। क्लियर है? वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा, आपको अच्छे से पढ़ के वो आपको दिख रहा है किसके साथ गया। क्लियर है? अब अगर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया होगा और अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने दिए तो फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू न्यू बिल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू न्यू बिल पीरियड अपॉन 12। ओके, ठीक से देखिए, इंटरेस्ट सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे रेट। तो रेट दिया होगा 10%, 20%, 15%, जो भी होगा, तो 10 अपॉन 100 वगैरह। ओके, अब बात करते हैं ये न्यू बिल अमाउंट क्या है। लिखना तो सर आपको लिखना है तो आप सिर्फ अमाउंट भी लिख सकते हो ना, समझ गए? ये न्यू बिल अमाउंट क्यों लिखा है? तो एक सिंपल केस समझिए, बिल कितने का पहला डिसऑर्डर हुआ था? 1 लाख। ओके, पहले कंडीशन में अभी भी ड्रॉई से कितना रुपए लेने का बाकी है? पूरा 1 लाख। तो इंटरेस्ट हम पूरे 1 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, पहले के केस में ये वाले कंडीशन में क्या करेंगे? पूरा 1 लाख रुपीज ड्रॉई से लेने का बाकी है। ओके, तो यहाँ पे हम पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? समझ में आया? अब ये वाले कंडीशन में आते हैं, 1 लाख में से 40,000 तो ड्रॉई ने दे दिया। समझ रहे मेरी बात? 1 लाख में से 40,000 तो ड्रॉई ने दे दिया, बाकी कितना है? 60,000। समझ रहे हो? तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? तो 60,000 पे। समझे कि नहीं समझे? आउट ऑफ 1 लाख 40,000 तो दे दिया, तो उस पे क्यों कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट? वो अमाउंट तो दे दिया आपने। ओके, ड्रॉई ने दे दिया 40,000, जो बाकी अमाउंट है, कितना अमाउंट? 60,000 बाकी है, तो उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो मतलब घूम फिर के यही आंसर आ रहा है कि यहाँ पे 1 लाख पे हुआ और यहाँ पे 60,000 पे हुआ। तो इसका मतलब जो न्यू बिल का अमाउंट बचेगा उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। समझे? देखिए, यहाँ पे पूरा 1 लाख लेना बाकी था, इसलिए पूरे 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। यहाँ पे 60,000 ही लेना बाकी है ड्रॉई से, तो इसलिए यहाँ पे 60,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। मतलब देखा जाए तो जो न्यू बिल का अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो न्यू बिल अमाउंट इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। रेट तो आपको पता है। न्यू बिल पीरियड, अब ये न्यू बिल पीरियड कितना है? तो ड्रॉई क्या बोल रहा है कि मैं 2 महीने बाद मैं पैसे दे दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ड्रॉई क्या बोल रहा है? मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा, तो इंटरेस्ट भी 2 महीने का ही चार्ज करेंगे। अगर ड्रॉई बोलता है मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो इंटरेस्ट 3 महीने का ही करेंगे। पूरे साल का करना है क्या? नहीं, वो तो अनफेयर हो जाएगा। ओके, पूरे साल का करेंगे तो ड्रॉई बोलेगा अरे पूरा साल क्यों, मैं तो आपको 2 महीने में पेमेंट देने वाला हूँ, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का लो? 2 महीने का ही लो। तो इसलिए यहाँ पे 2 मंथ डिवाइडेड बाय 12 आएगा। मतलब न्यू बिल पीरियड, जो न्यू बिल का पीरियड डिसाइड होगा, देखिए यहाँ पे जैसे न्यू बिल का पीरियड डिसाइड हुआ है 2 मंथ्स, तो 2/12। पक्का? क्लियर? आगे बढ़े। अब इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। ओके, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू मतलब उसे हमने पहले मांगा, इंटरेस्ट डिक्लेयर किया कि 1000 रुपीज तुम्हें देना है। ओके, तो मुझे बताइए ड्रॉवर के लिए ये इंटरेस्ट इनकम है या एक्सपेंस? इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो इंटरेस्ट एक तो इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। ड्रॉवर के लिए उसे तो मिलने वाला है ना, ड्रॉई से वो लेने वाला है, तो वो उसका इनकम हो गया। ओके, किससे लेने वाला है? ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई बिकेम अ डेटर, तो डेटर हमेशा डेबिट में। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ये इनकम हो गया। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट ड्यू क्या मतलब? अभी तो सिर्फ बताया है उसे कि मैं 1000 रुपीज लूंगा। क्लियर है?
अब यही एंट्री ड्रॉवी के बुक में कैसे आएगा, बराबर उल्टा आएगा। देखिए, क्योंकि अगर ड्रॉवी के लिए अगर ड्रॉवर के लिए ये इनकम है, अगर ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो ड्रॉई के लिए एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ड्रॉवर क्यों? क्योंकि ड्रॉवर को वो पैसा देना है, ड्रॉवर बिकम अ क्रेडिटर। ओके, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। क्लियर? आगे पार्ट पेमेंट का एंट्री देखते हैं। पार्ट पेमेंट जब ड्रॉई करेगा, ओके, तो ड्रॉवर के पास पैसा आया, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ओके, क्योंकि ड्रॉई इज अ गिवन। क्लियर है? नरेशन बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव, पार्ट अमाउंट हमने क्या किया, रिसीव किया। और यही एंट्री ड्रॉई के बुक में उल्टा हो जाएगा। ड्रॉवर इज अ रिसीवर, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि ड्रॉई के पास से पैसा गया, तो कैश गोज आउट, बीइंग पार्ट अमाउंट पेड। क्लियर? पक्का? ओके। अब यहाँ पे किसी के मन में डाउट आता है कि सर यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्यों नहीं लिखा? तो मुझे बच्चों बताओ कि पहला बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड हो चुका है। ये देखिए, पहला बिल डिसऑनर्ड हो चुका है और नया बिल अभी तक बनाया भी नहीं है, तो पिक्चर में अभी बिल है क्या? नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? पहला बिल तो डिसऑनर्ड हो चुका है और न्यू बिल तो अभी तक बनाया नहीं है, तो अभी फिलहाल में पिक्चर में बिल नहीं है, तो बिल का पैसा तो नहीं मिलने वाला। ओके, तो यहाँ पे टू बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ड्रॉइंग। क्लियर है? अब इसके बाद बनाते हैं न्यू बिल। तो बिल पहला बनाओ, दूसरा बनाओ, पांचवा बनाओ, 10वां बनाओ, बिल तो बिल है, बिल का एंट्री सेम वही रहेगा जो हमने शुरू में देखा था, बिल्स रिसीवेबल। ओके, वो बिल ड्रॉ का, न्यू बिल का एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल इज एसेट, ओके, या फिर बिल गया, ड्राफ्ट गया, एक्सेप्ट किया, रिटर्न आया, वो सब प्रोसेस याद है ना? ओके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, बीइंग न्यू बिल ड्रॉ एंड रिसीव एक्सेप्टेंस। ओके, और ड्रॉई के बुक में भी वही एंट्री, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। क्लियर है? तो यहां तक हुआ अपना इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल। अब न्यू बिल के बाद ये बिल ऑनर्ड होगा। ऑनर्ड के एंट्री तो हमने ऑलरेडी चारों केसेस के देख लिए हैं। ओके, क्लियर है? चलिए आप वीडियो पॉज करके यहां तक के जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए। ओके, चलिए इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर 35,000 at 10% trade discount. Uday paid 1,500 immediately and for the balance accept a bill for 3 months. Before due date, Uday approached Shankar with a request to renew the bill. Shankar agreed but with a condition that Uday should accept a new bill for 3 months including interest 12% per annum. Give journal entries in the books of Shankar. ओके, तो सबसे पहले हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर, तो शंकर इज अ ड्रॉवर। ओके, शंकर ने गुड्स बेचा क्रेडिट पे 35,000, 10% टीडी हम उसमें से माइनस कर देंगे। हमने एक और क्वेश्चन में देखा था टीडी माइनस करके। उदय पेड 1,500 इमीडिएटली, तो यहाँ पे 1,500 पे किया है। पे किया है मतलब पार्ट अमाउंट पे किया है, तो पार्ट अमाउंट का हमने एंट्री अभी देखा था। ओके, एंड फॉर द बैलेंस एक्सेप्ट अ बिल फॉर 3 मंथ, और जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए 3 महीने का बिल ड्रॉ किया। बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विद अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। अभी हमने देखा बिल रिन्यू करने बोल रहा है, इसका मतलब बिल डिसऑनर्ड हो गया। ओके, शंकर एग्री बट विद अ कंडीशन। कंडीशन याद है ना, 2 टाइप के कंडीशन थे। यहाँ पे कौन सा कंडीशन था? देखिए, उदय should accept a new bill for 3 months including interest 12% per annum.
तो यहाँ पे डायरेक्टली जो अमाउंट है बिल का प्लस इंटरेस्ट, ओके, तो मतलब पहला वाला कंडीशन याद है ना, न्यू बिल विद इंटरेस्ट, ये अप्रोच हुआ है। क्लियर है? अब ये बिल आगे जाके ऑनर्ड हुआ है या डिसऑनर्ड हुआ है, इसका कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। क्लियर है? चलिए, इन द बुक्स ऑफ शंकर, मतलब सिर्फ ड्रॉवर के ही जर्नल प्रिपेयर करने का। तो अभी यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस दूंगा। सीक्वेंस मतलब मैं हर क्वेश्चन में एक सीक्वेंस देता हूँ। सीक्वेंस मतलब क्या, कि कैसे कैसे वो जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने हैं। ओके, कैसे क्वेश्चन पढ़ के हमें जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने हैं, वो मैं सीक्वेंस बताऊंगा। हर क्वेश्चन में बताया गया है। आपको अगर वो सीक्वेंस वाला आइडिया अच्छा लगता है, आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली भी जर्नल एंट्रीज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हुआ है सेल। ओके, सिर्फ हमें शंकर के जर्नल एंट्रीज करने हैं, इसलिए हमने शंकर इज अ ड्रॉवर, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे। सेल, सेल के बाद हुआ है पार्ट पेमेंट, ये पीपी, पीपी स्टैंड फॉर पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट हुआ ना 1500 का। ओके, फिर उसके बाद बना बिल, बिल यानी बिल्स रिसीवेबल लिखा है हमने यहाँ पे, बिल, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ हुआ। ओके, फिर वो बिल रिक्वेस्ट किया कि रिन्यू करो। रिन्यू करो मतलब डिसऑनर्ड, पक्का। ओके, तो यहाँ पे डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड को हमने शॉर्ट में DISH, डिसऑनर्ड लिखा है। ओके, फिर डिसऑनर्ड के बाद वो न्यू बिल बनाएगा, बट न्यू बिल बनाने का पहले उसे इंटरेस्ट लेगा, तो इंटरेस्ट। ओके, फिर इंटरेस्ट के बाद न्यू बिल रिसीवेबल। क्लियर है? चलिए, इन द बुक्स ऑफ शंकर, इन द बुक्स ऑफ उदय भी मैंने बताया है कैसे सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेट तो नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं। सेल का एंट्री, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब यहाँ पे उदय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 31,500, 31,500, 35,000 का 10%। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था परसेंटेज 10% कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट का 0 हटा दो तो बचा हुआ अमाउंट 10% होता है। तो 35,000 में से 3,500 गए डिस्काउंट के, तो बचा हमने 31,500। क्लियर है? ओके, यही एंट्री रॉय के बुक में परचेस अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट 31,500, 31,500। ओ सॉरी, यहाँ पे लिख दिया, शंकर के सामने लिख दीजिए। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, सेल के बाद पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या था, अभी हमने देखा कैश ड्रॉवर के पास आया, तो एंट्री लिखेगा कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया, उदय ने दिया, तो उदय इज अ गिवर, कैश अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट। अभी तक बिल नहीं बना है, यहाँ तक अभी तक बिल नहीं बना है। ओके, बिल इसके बाद बनेगा, तो इसलिए बिल रिसीवेबल नहीं लिखा है हमने। ओके, मैंने अभी फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन किया था। 1,500, 1,500, यहाँ पे बराबर इसका उल्टा एंट्री, ड्रॉई के पास से कैश गया एंड शंकर इज अ रिसीवर, तो शंकर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500, 1,500। क्लियर? ओके, तो 31,500 में से 1,500 तो हमें मिल गए। ओके, 31,500 में से 1,500 तो हमें मिल गए, तो बाकी बचा अमाउंट 30,000, वो हमें लेना बाकी है। तो नेक्स्ट एंट्री जो बिल का होगा, तो बिल कितने का बनेगा, 30,000, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट 30,000, 30,000। अब तक तो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट, बिल्स रिसीवेबल वाला एंट्री तो आपको अच्छे से आ गया होगा। ओके, आगे शंकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये एंट्री तो अच्छे से याद हो गया है। ओके, अब डिसऑनर्ड हुआ, तो अभी मैंने बताया था डिसऑनर्ड का एंट्री कैसे याद रखना है, हमेशा डेबिट ड्रॉई, तो हमेशा डेबिट ड्रॉई, तो उदय अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है उसका नाम। तो मुझे बताइए यहाँ पे बिल किसी के पास गया क्या, डिस्काउंट हुआ, एंडोर्स हुआ, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
इसका मतलब ये बिल ड्रॉवर के पास ही है, तो मतलब ये रिटेन केस है। ओके, तो रिटेन में हम लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 30,000 30,000। ओके, और ड्रॉई के बुक में तो एंट्री चेंज नहीं होता, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट 30,000 30,000। क्लियर है? ओके, अब इसके बाद इंटरेस्ट। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम है और वो किससे लेना है? ड्रॉई से लेना है। तो ड्रॉई से लेना है अमाउंट उदय अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 900 900। कैलकुलेट कीजिए 900 कैसे आया, कैसे किया था हमने? न्यू बिल अमाउंट। तो न्यू बिल कितने का बनेगा? कुछ 30,000 में से जो 30,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ, ओके, 30,000 में से कुछ पेमेंट किया उसने, पार्ट पेमेंट नहीं किया, तो 30,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। ओके, 30,000 पे 12% फॉर 3 मंथ्स। ओके, तो कैलकुलेट कीजिए कैसे होगा। 12 12 गया, 2 0 गए यहाँ पे, और 300 इंटू 3 900। ओके, क्लियर है? फिर यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू शंकर अकाउंट 900 900। क्लियर है? नेक्स्ट न्यू बिल। अब मुझे बताओ न्यू बिल कितने का बनेगा? विद इंटरेस्ट, पहला वाला कंडीशन है ना, न्यू बिल विद इंटरेस्ट। ओके, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट। ओके, बिल का एंट्री देखो, सेम यही एंट्री होता है, बिल पहला हो या दूसरा हो कोई मैटर नहीं करता, एंट्री सेम रहेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय। बट अभी यहाँ पे बिल का अमाउंट 30,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी 30,900 30,900। ड्रॉई के बुक में भी शंकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 30,900 30,900। क्लियर है? अब आगे वो ऑनर्ड हुआ या डिसऑनर्ड हुआ इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम भी यही तक रुकेंगे। क्लियर है? अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जो अपने टेक्स्ट बुक के हैं, प्लस कुछ बोर्ड्स के, प्रीवियस बोर्ड्स के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। ओके, ठीक है, आप ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। अगर कुछ समझा नहीं है तो मैंने पहले भी कहा है, इंस्टाग्राम पे आप आके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको आंसर बताऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।